अस्सलाम वालेकुम, शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक अहम मुक़द्दमा जो गुज़िश्ता 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर समात है, यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ हुकूमती रेफरेंस। पहले सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच जो है उसमें 7-3 की डिवीज़न से रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दिया गया। लेकिन 7 जज साहिबान ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो जायदादों के मामलात हैं उस हवाले से FBR जो है वो अपनी छानबीन के बाद रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाएगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसका जायज़ा ले सकेगी और अगर कुछ हुआ तो वो आज खुद कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल की। रिव्यू पिटीशन तो दाखिल हो गई और उस पर पहले आया रिव्यू, कितने जज साहिबान सुने उसका फ़ैसला आया, फिर ये फ़ैसला हुआ कि 10 के 10 सुनेंगे और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक दरख्वास्त दी जो कि 10 रुकनी बेंच ने सुनी और वो ये थी कि उनके मुकदमे की जो कि अवामी मुफाद से मुतालिक है, इसकी अदालती कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त जो है वो दी जाए। अब इस पर एक मरतबा फिर 10 जज साहिबान बैठे। 10 जज साहिबान में से जो है वो 6 ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन 4 जज साहिबान जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त मंजूर की। अब देखना ये है कि वो 7 जज साहिबान जिन्होंने मामला FBR को भिजवाया था, उनमें से 2 जज साहिबान जो हैं वो इस दरख्वास्त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ खड़े नज़र आते हैं, यानी कि उनकी दरख्वास्त कबूल की है और वो हैं जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। अब मज़े की बात यह है कि आर्टिकल 19 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है ये लार्जर बेंच 10 रुकनी लार्जर बेंच ये तस्लीम करता है कि अवामी मुफाद से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई की जो समात है उस तक वो उसकी रसाई जो है वो अवामुन्नास का अवाम का बुनियादी हक है, यानी आर्टिकल 19A के तहत। लेकिन 6 जज साहिबान ये कह रहे हैं कि ये बात इस पर जो मोडेलिटीज़ हैं वो फुल कोर्ट तय करेगी, लेकिन 4 जज साहिबान ने ये हुक्म दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग है वो उसकी ऑडियो जो है वो दी जाए, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट किसी भी सूरत के अंदर ये अवाम तक पहुँचनी चाहिए। इस फैसले के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, उस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतियुल्लाह जान और जनाब हसनात मलिक। तो पहले मैं हसनात मलिक, अगर आपसे ये पूछूं कि आपको ये फ़ैसला जो है किस तरह से सिग्निफिकेंट लगता है? मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में है कि उन्होंने 2 जजेस को कन्विंस कर लिया, जो जज मेजॉरिटी में जो थे, जो 19 जून में मेजॉरिटी में थे, उनको कन्विंस कर लिया कि मुझे मेरी जो केस की समाज जो है वो लाइव कवरेज कीजिए, उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट कीजिए। और वो जस्टिस मंजूर अहमद मलिक जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। आपको याद होगा जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त भी यही बातें हो रही थी कि ये 2 जज साहबान जो हैं ये इनकी 5-5 का होगा मामला। तो बार में बड़ी हैरानगी थी कि ये 2 जजेस का उधर चले जाना या जिस तरह भी मामलात, क्योंकि वहाँ ये जब डिलिब्रेशन होती है तो कुछ आप गिव अप करते हैं, कुछ अगला गिव अप करता है, तभी जो है वो एक नोट बनता है ये जो भी। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जीत हुई है इसमें। बहुत बड़ी ज़राए ने कुछ बताया था कि ये 2 जज साहिबान आखिरी वक्त में उधर कैसे छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें इस चीज़ों को। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ओवरऑल केस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस जो है अब वो बात नहीं रही है जो अली अहमद खुद कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में 4 ही इंडिपेंडेंट जज हैं और ये हैं वो हैं, तो अब 2 को में भी वो भी इंक्लूड तो ये कारवां बन रहा है। जस्टिस मंजूर मलिक तो वैसे भी रिटायर होने जा रहे हैं, तो वो देखें वो चीज़ें हैं, वो सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें। मेरा ख्याल है कि आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और वो लोग और वो फोर्सेस जो कहीं ना कहीं जो हर चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में थी, वो कहीं ऐसा ना हो सेनेट के इलेक्शन के बाद यहाँ भी हाथ ना हो जाए। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस के बाद ये काजी फ़ाइज़ ईसा केस में
के में जो लग रहा है सूरत हाल, जो इस किस्म की आ रही है मामला, और जो आज जस्टिस बंदयाल साहब का गुस्सा था, मैं ये वही कहना चाह रहा हूँ कि वो जिस वक्त जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मुझे वो डाइसेंट करने वाले जजेस के नाम बताएं या वो उस पे जो गुस्सा था, वो मेरा ख्याल है वो वजह ये भी हो सकती है वो कि यार उनके जो दो गुस्सा आया, वो देखें, वो अब जो बार में बातें हो रही हैं वो ये हो रही है कि भाई ये वजह थी कि भाई अब ये जो दो जजेस थे जो हमारे साथ 1 साल रहे 19 जून से अब तक, और इन्होंने मिनॉरिटी क्लब ज्वाइन किया या जो भी, और उनकी रीजनें साइन किया, तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि वो 7 में से 2 जज साहिबान इस मामले के ऊपर काजी फैज़ ईसा की पटिशन अलाउ करें, तो ये बायस बना जस्टिस उमर अता बंदयाल की इंगेख्त होने का या मुश्तइल होने का। उन्होंने नाम भी नहीं बताया, और फिर उसके बाद जो गुस्सा यकदम उनका था, कोई ऐसी 2 गिलास पानी भी है। वो मेरा ख्याल है, और बाद में वो थोड़े हो भी गए कि कूल डाउन, लेकिन विजिबली बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो मतीला जान, ये फैसला जो मैं जिस तरह से देख रहा हूँ वो ये तो एक है कि आर्टिकल 19A को 10 के 10 जज साहिबा ने तस्लीम किया कि ये अवामी मफाद से मुतल्लिक जो मामलात हैं उन तक अवाम का रसाई होनी चाहिए। अब वो उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग हो, ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, या जो भी हो। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब के मुकदमा 6 जज साहिबान करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये अभी ऑर्डर देंगे कि ये अदालत नशर किया जाए। 4 जज साहिबान कह रहे हैं वो तो ये तो नशर किया जाए, और 6 जज साहिबान कह रहे हैं कि जनाब ये फुल कोर्ट डिसाइड करें, और उसमें से भी जो है वो एक जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो उनका एक अलग से भी इजाफी नोट है। तो क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? और देखें और ये 2 जज साहिबान का इधर आना कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो शायद एक वजह बनी है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह टेम्पर लूज़ किया कमरा अदालत में। आमतौर पे इस तरह की चीज़ हमें सुनने को देखी थी जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से, रोस्टरूम की तरफ से, और हम लोग हैरान नहीं होते थे अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब ऊंचा बोलते थे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा कूल थे, आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा बड़े रिलैक्स थे, और जस्टिस बंदयाल साहब जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रोल में वो आगे थे। और उसकी वजह शायद यही थी कि वो जो असल बात यह है कि 10 जजों में से 5 जजेस एक तरफ हैं और 5 दूसरी तरफ। वो कैसे? 5 जजेस ने कहा है कि जनाब ये जो बज़ाहिर लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम फुल कोर्ट जो होती है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी साइड पे जजेस चाय के ऊपर मिलते हैं, फुल कोर्ट बैठ के अपने रूल्स बनाते हैं, वो अदालती कमरे में नहीं बैठते। एक होती है फुल कोर्ट जो कमरा अदालत में बैठ के कोई आईनी मसला सुनती है, दलाइल सुनती है। नहीं, ये दलाइल वाली फुल कोर्ट नहीं है। ये फुल कोर्ट एक इंतज़ामी साइड पे अंदर चाय की प्याली पे बैठ के सारे जजेस अपने दफ्तरी मामलात में जो कवायद ज़वाबत हैं, रूल्स हैं, अमेंडमेंट है, प्रमोशन है, पॉलिसीज़ हैं, इसमें भी एक उसको तय करते हैं। अच्छा, रिटन ऑर्डर के अंदर एक तब्दीली आपको नजर आई है? मैं अभी थोड़ा जब उमर अता बंदयाल कह रहे थे कि ये पॉलिसी मैटर है, लेकिन यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटिव पे आ गए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बेसिकली पॉलिसी मैटर डिसाइड ही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होता है, नहीं जुडिशल साइड पे नहीं होता। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कहा ये इसमें फुल कोर्ट में पॉलिसी क्या होती है, ये तो है ही नहीं है आपका। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली फुल कोर्ट जो काजी साहब कह रहे हैं वो एक जुडिशल फोरम का तरफ हवाला दे रहे हैं, जबकि जो उमर अता बंदयाल साहब और 5 जजेस इसमें कह रहे हैं फुल कोर्ट वो एक इंतज़ामी साइड पे है कि भाई ये मामला आइनी तौर पे तो तय है कि ये मफाद आमा में आर्टिकल 19 आज़ादी राय है, रसाई आवाम तक मालूमात की रसाई बुनियादी हक है। अब हमने मोडालिटीज़ तय करनी है, तो 5 जजेस कह रहे हैं कि मोडालिटीज़ तय होनी है। आइनी तौर पे तो हम मानते हैं कि इसको बराह रास्त नशर होना चाहिए, लेकिन मोडालिटीज़ तय करनी, तो बात वही है कि 10 जजेस मान रहे हैं कि लाइव नशरियात होनी चाहिए। उनमें से 5 जजेस कह रहे हैं कि इसकी तफसीलात और मोडालिटीज़ जो हैं, या इसमें कितना मिर्च मसाला होगा, ये अफसर तय करेंगे। ठीक है, ये सरकारी तौर पे इंतज़ामी साइड पे जजेस तय करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे 5 जजेस क्या कह रहे हैं? दूसरे 5 जजेस कह रहे हैं कि ये बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए, और एक याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं इसको लाइव ट्रांसमिशन करें फौरी तौर पे, और 4 जजेस कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा अगर मुश्किलात हैं, जो कि मेरे ख्याल में 4 जजेस को का ताल्लुक ही नहीं बनता कि क्या मुश्किलात हैं या नहीं, उनको सिर्फ आर्टिकल 19 को 19A को तशरीह करके ऑर्डर देना चाहिए था। चाहे एक वीडियो लाइव हो सकती है, नहीं हो सकती है, जजेस का मसला नहीं है, उनको ऑर्डर करना चाहिए था कि फौरी तौर पे लाइव किए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऑडियो क्लिप अभी डाल दें और शाम को जो है अनएडिटेड वो ऑडियो क्लिप वेबसाइट पर डाल दें। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इन 4 मोअज़्ज़ज़ जजों को भी
इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। उन्हें महज ये बताना चाहिए था कि क्या लाइव नशरियात फौरी तौर पे होनी चाहिए और क्या ये बुनियादी हक है या नहीं। डिसेंट तो उन्होंने किया जस्टिस काजी फाइसा के हक में, 4 जजों ने उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट भी की, मगर साथ ही उन्होंने जो ऑडियो क्लिप को तरफ महदूद कर दिया अपने आप को, वो उसकी उनको ज़रूरत नहीं थी। तो बुनियादी तौर पर ये जो बात वही है कि 10 जजों में से पहले 7 जजेस जो थे उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के लिए मुश्किल पैदा की थी। FBI के ज़रिए तहकीकात का ऑर्डर देख के असर नो बावजूद इसके कि सदाती रेफरेंस रिजेक्ट किया था। लेकिन अब उन 7 में से अब 5 जजेस जो हैं ना जो हैं वो रह गए हैं पीछे, और 5 जजेस अब कुछ जस्टिस फाइसा के मौक़िफ़ की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, जो कि मेन इशू की तरफ मौक़िफ़ नहीं है। ये सिर्फ बराह रास्त नशरियात के ऊपर है, मगर ये भी एक बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग इसमें मैं आपको बताऊं कि जब से ये केस चला 19 जून में 3 सोच जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आई, 3 सोचें आई। एक सोच आई मेजॉरिटी, जस्टिस उमर अता बंदयाल जिसको सोच को लीड कर रहे थे। एक सोच आई जो जिसको जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे थे। पॉपुलर अप्रोच हम इसको कह सकते हैं कि इंसाफ की पॉपुलर अप्रोच के एहतसाब सब, यानी जिसको आप जिस तरह भी करें, मतलब कंजर्वेटिव व्यू करें, लिबरल व्यू करें, एस्टैब्लिशमेंट व्यू करें, कोई और प्रो एस्टैब्लिश, जो भी आप इसको 3 व्यू, और तीसरा व्यू था वो जस्टिस याही अफरीदी का, वो बिल्कुल ही मुनफरिद था। और वो ये व्यू था कि किसी भी वो, क्योंकि जैसे याही अफरीदी किसी भी 100 मोटो केस में वो पार्ट नहीं होते, हर बेंच में रिक्यूज कर जाते हैं, उनका एक व्यू है अपना, वो डिफरेंट है। तो ये 3 सोच थी। लेकिन मज़े की बात है जो मेजॉरिटी सोच थी जिसको जस्टिस उमर अता बंदयाल लीड कर रहे थे, उनमें से 2 जजेस जो उस सोच के हामी थे या जो भी आप कहें, उन्होंने मिनॉरिटी को किया है कैंप या जो भी कहें। अब ये किस हद तक जाता है, लेकिन ये भी देखें जस्टिस अमीनुद्दीन जो नए जज इंक्लूड हुए हैं, वो जस्टिस हम उनका भी गालिब इम्कान यही था कि वो मे भी इधर जाएं, लेकिन अभी वो जस्टिस बंदयाल साहब के साथ हैं। लेकिन 2 जजेस का इधर दूसरे ग्रुप में मतलब मिनॉरिटी व्यू को जो है सपोर्ट करना ओवरऑल जो लेकिन उन्होंने तो इस अदालती कार्रवाई नशर करने के हवाले से उनका नहीं ये मैं इसको पूरे तरीके से 1 साल में हर मैं प्रोस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट में जब भी मामलात अब हो रहे हैं तो ये वादे तौर पे ओपिनियन आ रही हैं 3 मुख्तलिफ। अब जिस तरह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में देखें, जैसे याही अफरीदी की एक ओपिनियन थी, अगर यहाँ इन मिनॉरिटी व्यू वाले जजेस बिठाया जाता तो इनका व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता। अच्छा, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट हुआ ये है कि कल हर इश्यूज पे जो है जो व्यूज आ रही हैं, एक मिनॉरिटी व्यू, एक जैसे याही अफरीदी का बिल्कुल डिफरेंट व्यू और एक मेजॉरिटी व्यू। अब उस मेजॉरिटी से 2 जज जो हैं इधर उन्होंने आना इस मामले में, तो ये मेरा ख्याल है ये सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें देखा जाए तो जो रेफरेंस वाला केस था उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा कि जज साहब का लोकस स्टैंडाई नहीं बनता था, इसलिए वो दरख्वास्त नहीं दे सकते, वो डिसमिस की। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल की और दीगर दरख्वास्तें उन्होंने मंजूर करते हुए रेफरेंस को ऐश किया। यहाँ पे भी वो वही अपनी बात कह रहे हैं कि बीइंग ए जज इनको ये दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी, वो डिसमिस कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आर्टिकल 19A के वाले से वो अलाउ भी कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात नहीं है कि बेल अलाउड। देखें उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन को सपोर्ट नहीं किया जो जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे लीड, या जस्टिस मुनीब अख्तर कर, उसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अलग अपना एक ओपिनियन रखा। नहीं, ये मैं कह रहा हूं तौर पे तो वो फुल कोर्ट को ही भिजवाने के लिए कहा है ना उन्होंने, वो उसके ऊपर तो इत्तफाक है, एडिशनल नोट है। अच्छा मतीला जान, ये अब फुल कोर्ट की मीटिंग कब होनी चाहिए, क्योंकि फ़ौरन ही मेरे ख्याल में कल के लिए रख दी है रिव्यू के लिए, तो क्या होगा? अब ये शॉर्ट ऑर्डर आया है, जस्टिस काजी फाइसा इसके ऊपर रिव्यू दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं वो देखेंगे, लेकिन कल से रिव्यू शुरू हो जाएगा और कल ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी है। अगर ये रिव्यू की दरख्वास्त शुरू होती है तो गालिब इम्कान ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शायद कार्रवाई ना करे अगर जस्टिस काजी फाइसा का केस उसमें हुआ। और इतलात ये भी हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्यूज़ किया है। तो ये क्या सूरत हाल बनती हुई आपको नज़र आ रही है? देखें, अब 3 फोरम्स हैं जिनके इजलास आगे पीछे होने हैं फौरी तौर पे अर्जेंटली। एक है कल जुडिशल काउंसिल का इजलास है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस होते हैं और जिसमें FBR की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा कि आया हम इस रिपोर्ट की बेस पे मज़ीद आगे कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। तो कल बड़ा अहम दिन है जुडिशल काउंसिल का। लेकिन क्या जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन में अगर एक जज साहिबान रिक्यूज़ कर गए हों और फिर मामला ये आ रहा है कि उनकी जगह बैठेगा कौन? नहीं, मामला नहीं, वो तो नेक्स्ट सीनियर जज होगा, वो बैठ जाएगा। तो नेक्स्ट सीनियर में तो जो जज साहिबान, अगर उमर अता बंदयाल साहब
इस बुनियाद पे अलग होते हैं कि मैं बेंच में पहले डिसाइड कर चुका हूँ उस केस को, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, बाकी 10 भी तो है ना। नहीं, लेकिन उसके अलावा भी एक आध जज जो काजी साहब नए आए हैं ना, वो अमीनुद्दीन साहब रिव्यू के अंदर बैठे हैं, वो भी अब रिव्यू में बैठे हुए हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रह गए, मुज़ाहिर अली जो लाहौर के, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के सजाए मौत को कालअदम करार दे दिया था। हाँ, तो वही, और उनकी अपॉइंटमेंट के वाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी अपना एक है, अपना है। तो मेरे ख्याल में वो मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं बैठेंगे, ठीक है, लेकिन कोरम जरूरी नहीं है पूरा हो, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ये जरूरत नहीं है। जुडिशल काउंसिल तो वो कंपोजिशन, जो सवाल आपने किया था ना, बुनियादी तौर पे जो आपने सवाल किया था करीम साहब, एक जो सवाल किया था, मैं जवाब उसका दे दूं कि अभी होना क्या है। तो मैंने कहा था 3 फोरम का इजलास होना है। पहले जुडिशल काउंसिल है, कल हो रहा है, कल ही रिव्यू भी लगा दी गई है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को कल मुझे लगता है वो ये उनका मौक़िफ़ होगा कि जब तक जो रिव्यू नहीं, जब तक ये जो फ़ैसला आया है बराह रास्त नशियात के हवाले से कि फुल कोर्ट इसको डिसाइड करें, और यकीनी तौर पे जो 10 के 10 जजेस कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, तो फिर अगर ये है तो ये मेरे केस के लिए इन्वोक होने के लिए ज़रूरी है कि नज़रसानी का केस की सुमात उस वक्त की जाए जब फुल कोर्ट कल या परसों बैठ के मेरे केस की बराह रास्त नशियात के हवाले से कोई हतमी पॉलिसी वज़ा कर दे, जैसा कि 10 जजेस कह रहे हैं कि होना चाहिए। दूसरा ये सुप्रीम नज़रसानी की जो केस है वो फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद लगाया गया, तो मेरे ख्याल में बंदयाल साहब को कल ये केस नहीं लगाना चाहिए था नज़रसानी की। लेकिन एक चीज़ कयूम साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले भी मैंने बताया कि वो 6-7 केस लगे होते हैं, और फिर रूल्स देखें ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उसमें मैटर पहले एक जज को जाता है, वो जज देखता है कि क्या कॉग्निज़म ये मामला है कि इसमें जस्टिस मुशीर आलम सबसे की रोल होगा उनका। उनसे अमूमन ये होता है, जिस तरह जस्टिस खोसा साहब ने जब काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो उन्होंने एक जज को मामला रेफर किया, जस्टिस अजमत सईद शेख को रेफर किया था, नाम लेना, तो अजमत सईद साहब ने, तो अब भी यहाँ अजमत सईद साहब ने कहा कि प्रेमा फेशा ये केस बनता है। अब भी ये है कि ये जस्टिस मुशीर आलम साहब को रेफर होगा मामला, उनकी ओपिनियन होगी, रूल्स तो यही है। अब वो ओपिनियन देंगे, फिर उसके बाद जो है मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चलेगा। एक पहलू ये है, अच्छा ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इसमें मतीउल्लाह जान, मतलब जब ये फैसला हो गया है कि हाँ ये बुनियादी हक है, अच्छा इसमें जो 4 जज साहिबान हैं उन्होंने तो बड़ी आगे वो बात की है कि अदलिया समेत तमाम रियासती इदारे जो भी अवामी मुफाद के अंदर काम करते हैं उसको लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, अवाम तक पहुँचना चाहिए उसको। इसका उस तरह से इम्पैक्ट क्या होगा मेरे ख्याल में? मतलब कैबिनेट की मीटिंग फुल कोर्ट की मीटिंग में डेफिनेटली ये बहुत अहम है डिसाइड करना कि सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के लिए वो बैठेंगे फुल कोर्ट की मीटिंग, या तमाम जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं उनके लिए बैठेंगे। तो कल का दिन जो है वो सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से फुल कोर्ट ने कल या परसों जब भी बैठेगी फैसला नहीं करना, बल्कि तमाम जो केसेस हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, उनके हवाले से फैसला करना है। तो बड़ा अहम है ये, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की हिस्ट्री में और सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि आर्टिकल 19 को तो उन्होंने तस्लीम कर लिया तमाम जजेस ने, मगर एक बात उनको हिम्मत करनी चाहिए थी कि जुडिशल साइड पे कॉन्स्टिट्यूशनली इसको बाय रीजनिंग इस्टेब्लिश करते कि लाइव ट्रांसमिशन किस तरह फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करते हैं। बिल्कुल आपकी बात है, रीजनिंग अभी आनी है, और रीजनिंग के अंदर क्या और चीज़ें आती हैं ये भी देखने वाली बात है। और जैसा कि हसनात कह रहे हैं, और आम तौर पर ख्याल यही है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के राहदारियों में चलने वाली गुफ्तगू से वाकिफ़ हैं उन लोगों के मुताबिक, जिनमें ये दोनों साहिबान हैं, मैं तो बिल्कुल एक मासूम सा आदमी हूँ, ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है कि 2 जज साहिबान जिन्होंने FBR 7 रुकनी जो 7 जजेस में से 2 साहिबान का इस तरफ आना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अब देखना ये है कि रिव्यू के अंदर क्या होता है, और कल काजी फाइज ईसा जो हैं वो एक नई दरख्वास्त करेंगे कि फुल कोर्ट पहले फ़ैसला कर ले कि आया उनका मुकदमा दिखाया जाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमा लाइव नहीं दिखाया जाना चाहिए तो फिर उससे ये तासुर पैदा होगा कि फिर इस अदालत के अंदर अपने जज के हवाले से क्या खौफ है। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये फ़ैसला हो कि लाइव ट्रांसमिशन हो, फुल कोर्ट की फ़ौरन मीटिंग जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएं। देखते हैं कब आती है, क्योंकि आम तौर पर इतलात यही हैं कि जब से जस्टिस उमर अताब जस्टिस गुलजार अहमद आए हैं उसके बाद से अब तक कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई है। अब तो जुडिशल ऑर्डर भी आ गया है
अल्लाह करे कि फुल कोर्ट मीटिंग जल्द अज जल्द हो। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी जाए। लाने के बाद